इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे बजट सत्र को लेकर। जिस तरीके से बजट सत्र जो है वो लगातार जारी है, इसी को लेकर संसदीय कार्य और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि ये बजट अग्रणी उत्तराखंड की अवधारणा पर आधारित है। अग्रणी उत्तराखंड की हमारी अवधारणा परंपरा और प्रौद्योगिकी के साथ आधुनिक संरचना और प्रकृति के साथ तालमेल रखते हुए सभी प्रदेशवासियों का और सभी क्षेत्र का विकास करना है। हमारा प्रयास गांव और शहर, पहाड़ और मैदान, स्त्री और पुरुष, युवा, बुजुर्ग, किसान, उद्यमी सभी को बेहतरी के अवसर प्रदान करना है। विकास का ये मॉडल इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और अकाउंटेबिलिटी पर आधारित है। ये पारदर्शिता और दक्षता, नागरिकों के लिए बेहतर जीवन, सुगमता और कारोबारी सुगमता को समर्पित बजट है। इस बार हमने 31 करोड़ का प्रावधान किया। मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने 850 करोड़ का प्रावधान किया। जमरानी बांध योजना, आप जानते हैं कितना बहुत प्रतीक्षित ये योजना है, कब से चली आ रही थी। हम माननीय केंद्र सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा हमें आशीर्वाद मिला, तो अब हमने उसके लिए 710 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें उस पूरे क्षेत्र में पेयजल और तमाम चीज़ों का लाभ मिलेगा। सौंग परियोजना जो हमारे यहीं पे है, इसमें भी बहुत बहुप्रतीक्षित ये योजना है। अनेकों चीज़ों पे उसको लाभ मिलेगा। पेयजल है, सिंचाई है, पर्यटन है, उसमें हमने 300 करोड़ का प्रावधान किया है। लखवाड़ परियोजना में 250 करोड़ का प्रावधान किया है। अभी मैंने आपको बताया कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं उसमें 250 करोड़ का प्रावधान किया है। ये युवाओं को समर्पित कह सकते हैं, हम अपने खिलाड़ियों को समर्पित कह सकते हैं। पूरे देश भर के यहाँ पे खिलाड़ी आएंगे। यूनिटी मॉल ये एक नया कंसेप्ट है, इसमें 157 करोड़ का हमने प्रोजेक्ट प्रोविजन किया है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये सारी चीज़ों की यदि मैं बात करूँ तो एक अच्छा बजट देने का हमने प्रयास किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे इसका असर भी दिखाई देगा। ये समग्र विकास कह सकते हैं, समग्र विकास के लिए कह सकते हैं, समावेशी बजट कह सकते हैं, संतुलित बजट कह सकते हैं, विकास की ओर बढ़ता हुआ बजट कह सकते हैं। तो मैं निश्चित रूप से आप सभी का भी धन्यवाद कर रहा हूँ। उत्तराखंड सरकार ने अपना आम बजट पेश किया है। वहीं पर दूसरे दिन ये बजट जो है वो सदन के पटल पर रखा गया। वहीं पर बजट आने से सत्ता पक्ष इस बजट को ऐतिहासिक बता रहा है और वहीं पर विपक्ष ने इसे निराशाजनक बताया है। विपक्ष के अनुसार इस बजट में युवाओं को रोजगार, महिला सशक्तिकरण, पलायन जैसे मुद्दों को अनदेखा किया गया। विपक्ष की माने तो ये बजट पूरे तरीके से आंकड़ों का खेल है, जिससे जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। विषय में बहुत कुछ आ चुका है। हम आज भी अपनी बात पर कायम हैं। जिस तरह से पहले ये सब आपके सामने, सब कुछ आपके सामने है। जैसे पहले जो विशेष सत्र का, जिसका नाम विशेष सत्र का नाम दे रहे थे, वो विशेष सत्र था ही नहीं, क्योंकि सत्रावसान नहीं हुआ था। और उन्होंने कहा कि हम यूसीसी को ला रहे हैं, इसलिए इसमें न तो प्रश्नकाल होगा, न नियमों के तहत प्रश्न किए जा सकेंगे। हमने उस पर एतराज जताया कि हमने कहा कि ये विशेष सत्र नहीं है। और हमने, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी का कथन था, सरकार का मानना था कि संख्या बल है हमारे पास, संख्या बल के आधार पर हम एजेंडा तय करेंगे, निर्धारित करेंगे। और हमने बहिर्गमन किया और हमने अपना त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद पश्चात यह सत्र आहूत हो रहा है, बजट सत्र आहूत हो रहा है, सामान्य बजट। हमसे संपर्क नहीं किया गया। ये सरकार की जिम्मेदारी है, उनकी नैतिक दायित्व है कि वो गतिरोध को खत्म करना, आपस में संवाद करना, ये उनका धर्म है, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो रहे हैं और नई नजीर लिखने जा रहे हैं, जिसे कोई भी उस नजीर का कहीं उल्लेख नहीं होगा। नजीरें लिखी जाती हैं और सदन के पटल में माननीय विधायक, अध्यक्ष विधानसभा
उस नज़ीरों के आधार पर फैसला लेते हैं, उस नज़ीरे का उल्लेख करते हैं, जिक्र करते हैं। लेकिन क्या संख्या बल, प्रजातांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है संख्या बल के आधार पर? उस बैठक का क्या औचित्य था? हमसे कहा जा रहा है कि हमने फोन किया, हमें दूरभाष पर बात करनी चाहिए, लेकिन क्या संसदीय कार्यमंत्रणा समिति के बैठक से पहले ये तय कर सकते हैं कि 12:30 बजे 12:30 पर हम शाम बजट प्रस्तुत करेंगे? ये पहले ही आ चुका था, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक से पहले ही आ चुका था कि उन्होंने कहा, आपके चैनल के माध्यम से कहा, प्रेस में कहा कि 12:30 पर 27 तारीख को मैं बजट पेश करूंगा। जी, सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो निराशाजनक वाला बजट। इस बजट में महंगाई को कम करने के लिए कोई बात सरकार ने नहीं कही है। नौजवान साथियों को रोजगार कैसे मिलेगा उस पर कोई बात नहीं है। किसानों की आय दुगना कैसे होगी उस पर भी कोई बात जो है इस बजट में होती दिखाई नहीं दे रही है। पलायन कैसे रुकेगा उसके परिप्रेक्ष्य में भी कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पर्यटन को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे इसमें भी कोई फोकस सरकार का नहीं। घोर निराशाजनक वाला बजट है और मैं समझता हूँ राज्य सरकार ने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बजट पटल पर रखा है। वहीं पर सशक्त उत्तराखंड 2025 के संकल्प पर इस बजट में अहम बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई। करीब 90,000 करोड़ के लगभग इस बजट में तमाम विकास कार्य उत्तराखंड में होने हैं। भाजपा नेता विशाल गुप्ता का यहां पर कहना है कि सीएम धामी और भाजपा सरकार के संकल्प उत्तराखंड को अग्रणी राज्य के मुहिम को गति देने का कार्य ये बजट करेगा। हमारा केंद्र में बजट आया तो उसमें एक मूल मंत्र दिया था सीतारमन जी को, जो हमारी वित्त मंत्री है, कि ज्ञान माने गरीब, जी माने, वाई माने युवा और ए माने अंधा। फरवरी को यहाँ पर विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है। वहीं पर दूसरी ओर इससे नाराज इंडिया गठबंधन द्वारा गैर सैन्य में प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया। मंगलवार को गैर सैन्य के रामलीला मैदान में आयोजित सत्र में गैर सैन्य को स्थायी राजधानी घोषित करने, भू कानून, बेरोजगारी, महंगाई, अंकिता भंडारी हत्याकांड, भर्ती घोटाला, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं सहित तमाम मुद्दों को जो है सामने रखा गया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष करण महारा जहां सरकार पर जमकर बरसे, वहीं पर नेता सत्ता पक्ष जीत राम टमटा अपनी ही सरकार की पद पीटते हुए नजर आए। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता सरकार का विरोध करते हुए नजर आए। का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि बिल्कुल सबसे बेकार विधायकों में वो रहे। जोशी भट्ट उनकी वजह से बर्बाद हुआ। उन्होंने एक प्रश्न सदन में नहीं उठाया जब वो रीढ़ी की घटना घटी। अगर वो उठा लेते तो शायद आज जोशी भट्ट बच जाता, लेकिन ऐसे व्यक्ति का मेरे को जवाब नहीं देना। आज हमने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है जो उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी थे, उनकी भावनाओं को हमने उकेरने का काम किया। सरकार लगातार गैर सैन्य का, भराड़ी सैन्य का अपमान कर रही है। केवल चुनाव को जीतने के लिए इन्होंने इसको राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। पिछले वर्ष चारधाम यात्रा के बहाने से यहाँ सदन नहीं चला। इस बार विधायकों का बहाना कर रहे। क्यों नहीं लिस्ट जारी करते? हमने कहा था 40 विधायकों की लिस्ट जारी करिए जिन्होंने दस्तखत किए। क्यों सरकार बच रही है? और जब सरकार कहती है कि विधायकों के कहने में उन्होंने सत्र नहीं बुलाया, तो नेता प्रतिपक्ष ने तो इस्तीफा दिया कार्य मंत्रणा से। आदरणीय प्रीतम सिंह जी ने इस्तीफा दिया कार्य मंत्रणा से, आपने उनको बुलाया तक नहीं। ये पहली बार हो रहा है उत्तराखंड के इतिहास में कि नेता विपक्ष और नेता जो सीनियर नेता हैं दूसरी पार्टियों के, उनके बिना कार्य मंत्रणा की बैठक हुई और सदन को चलाने का काम कर रहे हैं। केवल 2 दिन में कितने प्रश्न उठेंगे? ज्वलंत मुद्दे जितने जनता के, चाहे वो हमारे भूमि का मामला हो, चाहे हमारे बेरोजगारों का मामला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले हो, अंकिता का मामला हो, केदारनाथ सोने की चोरी का मामला हो, केदारनाथ के गर्भगृह के नियमों को तोड़ने का मामला हो, पुलिस पे ग्रेड का मामला हो, पुलिस की और समस्या हो, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, भोजन माताएं, सबके विषय जो है वहाँ उठने चाहिए, वो नहीं उठ पा रहे। हमारे उपनल कर्मचारी आंदोलनरत है, उनके मामले नहीं उठ रहे, पुरानी पेंशन बहाली के मामले नहीं उठ पा रहे हैं। तो कहाँ जाएं?
आगे जब सदन ही आप 2 दिन का 3 दिन का बुलाएंगे तो सरकार लगातार प्रश्नों से बचने की कोशिश कर रही। इसीलिए हमने आज गैरसैंण में जनता की विधानसभा लगाने का काम किया, ताकि जनता से जुड़े हुए मूल मुद्दे, चाहे वो भू कानून से संबंधित हो, अन्य चीजों से संबंधित हो, चाहे वो केदार बाबा के अपमान से संबंधित हो, उनको आज हमने यहाँ उठाने का काम किया। हल्द्वानी हिंसा के बाद तमाम अधिकारी जो है वो स्पॉट का दौरा करते हुए नजर आ रही है। वहीं पर हल्द्वानी पहुंची महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बनभूलपुरा हिंसा में घायल महिला पुलिसकर्मी और अन्य कर्मचारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिंसा के दौरान महिला पुलिसकर्मियों के साथ हुई बर्बरता के साथ पूरी जानकारी ली। महिला पुलिस कर्मियों ने बताया कि बीती 8 फरवरी को मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के दौरान किस तरीके से पत्थरबाजी और आगजनी में उन्होंने अपनी जान बचाई। कई घायल पुलिसकर्मी आज भी उस मंजर को बोलकर सहम जाते हैं। इस दौरान महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि इस रूप से महिला पुलिस कर्मियों और नगर निगम कर्मचारियों साथ ही साथ अधिकारियों को टारगेट बनाकर हमला कर हिंसा फैलाना और आगजनी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सबसे पहले तो मैं काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे जाना है उनके बीच में, और आज मैं आई हूँ क्योंकि शीघ्र इसलिए कि थोड़ा सा अव्यवस्था हो जाती है, क्योंकि सब लगे थोड़ा, मैंने कहा ये स्वस्थ हो जाए तो फिर इनसे रूबरू होकर इनके पूरी घटना की जानकारी इनसे जानो। महिला आयोग अपनी तरफ से महिलाओं की सुरक्षा के लिए और किस तरह से महिला के साथ किसी भी तरह से कुछ भी होता हर समय महिलाओं के साथ खड़ा रहता है। और ये तो हमारी ऐसी महिला कर्मी हैं जो कि रात दिन अपनी ड्यूटी देती, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़कर वो ये अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए काम करती रहती हैं। हमारी सभी अधिकारी हैं और नगर निगम के भी हमारे कई यहाँ पे कर्मचारी आए हैं, वो भी अपनी घटना को बता रहे हैं। हमारे मीडिया के बंधु बता रहे हैं किस प्रकार से उनके साथ भी हमला हुआ, किस प्रकार से उनकी गाड़ियाँ जला दी, किस प्रकार से पुलिस की गाड़ियाँ जला दी गई हैं। तो ये तो आप भी जानते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहती है पहले से तैयारी को लेकर तैयारी की गई थी और ये इसमें से कोई भी अपराधी छूटना नहीं चाहिए। इन्हें ऐसी सबसे पहले बुर्खाधारी महिलाएं सामने आई थी, तो उनको तो क्या कार्रवाई की गई? बिल्कुल मैं कह रही हूँ ना, वो चिन्हित कीजिए। पहले तो जो अरेस्ट हुए हैं जितने लोग हैं उनके परिवारों को पहले तो आप घेरे में ले लीजिए, क्योंकि इन लोगों ने पहले से तैयारी, पूरे बच्चों का भी माइंड वॉश किया है, महिलाओं का भी माइंड वॉश किया है, तो कहीं ना कहीं चिन्हित होंगे। शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। मेरी अभी बात हो रही डीएम साहब से हो रही है। हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन है वो जारी है। वहीं पर बनभूलपुरा दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के हल्द्वानी कमुलवा गांजा स्थित नर्सिंग कॉलेज के गेट के आगे युवा संकल्प समिति से जुड़े तमाम कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। समिति से जुड़े कार्यकर्ताओं का कहना है कि संप्रदाय विशेष के लोगों द्वारा यहां पर क्षेत्र में लगातार असामाजिक कृत्य किए जा रहे हैं, जो कि अब बर्दाश्त से बाहर है। वहीं पर आरोप लगाया गया कि मलिक के कॉलेज में बीएड कॉलेज संचालित किए जाने की परमिशन नहीं है, जिसका मामला भी अभी लंबित है। वहीं पर कॉलेज बनाने के दौरान मंदिर भी ध्वस्त कर दिया गया, जो कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के साथ अन्याय है। संकल्प सेवा समिति ने एक बीड़ा उठाया है कि क्षेत्र में लगातार एक वर्ग विशेष के व्यक्तियों द्वारा कई तरह की घटनाएं हमारे क्षेत्र में हुई। पहले लव जिहाद के कांड हुए, अपना नाम बदलकर वो यहाँ पर रह रहे हैं, और उसके बाद हमारी माताओं बहनों के साथ वो गलत कृत्य करते हैं, और उसके बाद जितने भी एक गाय के साथ भी हुआ था, महिलाओं के साथ भी हुआ, इस तरह से। और अभी हमारे क्षेत्र में ये आज अब्दुल मलिक का ही ये अपना कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, यहाँ पर हम आज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। उसका हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें बीएड कॉलेज की जो परमिशन है उसका भी कुछ इश्यू माननीय दीपक रावत जी के यहाँ चल रहा है। जब ये प्रॉपर्टी खरीदी गई उस समय भी हमारा एक मंदिर तोड़कर इस प्रॉपर्टी में बीएड कॉलेज का निर्माण किया गया। आखिर प्रशासन भी इस चीज को देखे कि वो लोग हमारा मंदिर तोड़कर इस प्रॉपर्टी में बीएड कॉलेज बनाया गया। यहाँ पे मुख्य मंदिर था और इसका जो मुख्य मार्ग था वो यहीं पर से था। हम उस समय भी इस आंदोलन में रहे और उन्होंने हमारा मंदिर तोड़ने के बाद इस कॉलेज का निर्माण करा, और उसके बाद एक इस तरह का मतलब चौकीदार नुमा एक बना दिया गया। तो हम आज प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहे हैं और इनकी सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। विपिन पांडे। हिंदू धर्म के जन जागरण के लिए हमारे जो हिंदुत्ववादी, हमारे सनातन धर्म का जो एक परिचयवादी है हमारे हनुमान जी को हम सर्वमान्य
एक सर्वभूत ऐसे देव हैं जो कि हर जगह उनका एक बलशाली देव है और वो हमें हमेशा ज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। तो हम हनुमान चालीसा का इसलिए यहाँ पर वादन हमने किया है ताकि हमारे समाज में एक जन जागरण आए और हिंदुत्व में एक एकता का जो आज अभाव है वो एकता हमारी आगे बढ़े, जिससे कि हमारे जो नए आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए एक ऐसा मिसाल बने कि वो लोग हमारे धर्म के बारे में जानकारी लें, जिससे कि होगा क्या कि आगे आने वाले समय में हमारे धर्म का जन जागरण हो और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा युवा धर्म की तरफ जुड़े और अधर्म की तरफ का जो हमारे यहाँ पर बोलबाला हो रहा है उसका नाश करेंगे हम, और हमारा युवा जो है संगठित होके हमारे हिंदू धर्म के लिए हमेशा आवाज बुलंद करके एक आवाज पे आगे बढ़ेगा। और हनुमान जी के जो हम आराधना कर रहे हैं उससे हमें एक पॉजिटिविटी आती है, एक वाइब्स आती है, वो वाइब्स हमारी चारों तरफ जो हमारे एनवायरमेंट को क्या है एक ऐसा ओजस्वी उद्घोष होगा कि लोग क्या है कि हमारी ऑटोमेटिकली हनुमान जी का जो परिकल्पना जो है उन पर आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ जो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, ये पाठ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो मंगलवार का दिन हमारे लिए बहुत ही पवित्र और शुभ होता है, क्योंकि इसमें हमारे बजरंग बली जो है हमारे हनुमान जी हमारे आराध्य भगवान, उनका जन्म हुआ था मंगलवार के दिन। इसीलिए हम हर मंगलवार को व्रत भी रखते हैं सनातन धर्म में और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। अब बात रही कि जगह जगह पे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये है जगह जगह पे हनुमान चालीसा का पाठ करने का उद्देश्य मेन मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे समाज का हर व्यक्ति जो भी हनुमान भक्त है, जो भी सनातनी है, वो जुड़े, एकजुट हो, सनातन धर्म एकजुट हो, सनातन धर्म की हर जगह जय हो। जगह जगह करने से क्या होता है, लोगों हम जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि जो हमारे विशेष तौर पे युवा हैं, जो भटके हुए युवा हैं और जो ये मोबाइल लैपटॉप और ये तुम्हारे केबल के जो आते हैं फिल्मों बॉलीवुड की वजह से जो भटक गए वो वापस पुनः सनातन धर्म की ओर अग्रसित हो। हल्द्वानी में एंटी ड्रग टास्क फोर्स को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि यहां पर 20 लाख की स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तस्करों में से 2 जीजा साले और 1 रोडवेज चालक है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीना ने खुलासा करते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे मिशन ड्रग फ्री देवभूमि के तहत एनटीएफ की टीम द्वारा 223 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। साथ ही तस्करों के पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त बंदायूं उत्तर प्रदेश से इसे खरीदकर हल्द्वानी शहर बेचने के लिए आ रहे थे। पुलिस ने चरणजीत सिंह, मनीष कुमार और रिंकू कश्यप नाम के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें जेल भेजकर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रग फ्री देवभूमि का अभियान चल रहा है, उसी के क्रम में हमारी जो टीम है वो समय समय पर ऐसे नशा तस्कर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। आज हमारी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 223 ग्राम स्मैक जो है उसकी बरामदगी की गई है और ये जो स्मैक है इसकी लगभग जो कीमत है वो 20 लाख रुपए के आसपास की है। इसमें जो 3 अभियुक्त हैं उनमें से 2 अभियुक्त यूपी के रहने वाले हैं, 1 अभियुक्त रुद्रपुर का रहने वाला है। इनमें जो 1 अभियुक्त है वो रोडवेज बस का चालक भी है। तो अब हम इसमें ये चीज की जांच कर रहे हैं कि ये जो स्मैक है ये कहाँ से इन्होंने खरीदी है और हल्द्वानी में किस किस को सप्लाई